हेलो मेरे सेम इंटरमीडिएट के बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको एकदम क्लियरली लिखा है। देखो मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा है, डोंट लीव दिस क्वेश्चन। किसी भी हालत में ये क्वेश्चन छोड़ के एग्जाम में मत जाना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर आप ये वीडियो चालू किए हो तो ये वीडियो पूरा देखो। इसके अंदर क्या है ना, मैंने वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप हाथ से लिख के, जिससे आपको समझ में आए कि एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करना है। तो प्लीज डोंट लीव दिस क्वेश्चन, और ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं ये सारे क्वेश्चन। हेलो मेरे बच्चे, हम लोग अभी सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिसंबर 2023 का पेपर कर रहे हैं, और उसमें अभी हम करने वाले हैं अगला क्वेश्चन 6B। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। और क्वेश्चन 6B जो है ना मुन्ना, क्वेश्चन 6B, हाँ भैया, क्वेश्चन 6B किस बारे में जानते हो? वो इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर का, लॉस ऑफ स्टॉक नहीं है, वही वाला एबनॉर्मल नॉर्मल आइटम वाला। हाँ ये वही वाला समय। तो भैया ये तो इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, मतलब ये लोग हमेशा यही वाला सम चिपकाता है। 90% टाइम इस टाइप का सम चिपकाता है, लोग चिपकाता है। भैया ये कैसे भाषा का प्रयोग कर रहे हो? अब आप समझ रहे हो तो काम हो गया ना मेरे लिए। बस ये रहा क्वेश्चन नंबर 6B, मैं लिख दिया। क्या बोल रहा है जरा फटाफट देख लो, बहुत आसान सा सम है। ऑन 1 अप्रैल 23 द स्टॉक ऑफ मिस्टर हरिप्रसाद डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो डेट ऑफ फायर कब है? 1 अप्रैल 23। बट सफिशिएंट रिकॉर्ड्स वर सेव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर एसेटेड। क्या बचा है? स्टॉक ऑन 1 जनवरी 22, आग लगा 23 में, 22 मतलब पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 22 मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। परचेज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22 एंड सेल भी 31 दिसंबर मतलब पिछले साल। ये डेटा पिछले साल का दिया, क्यों? मैं पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा और जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके लिए दिया है। समझ में आ ही रहा होगा। परचेज ऑन 1 जनवरी से 31 मार्च मतलब जिस साल आग लगा है उस साल के स्टार्टिंग से लेके आग लगने के दिन तक, इसको मैं बोलता हूं ब्रोकन पीरियड। तो ब्रोकन पीरियड का परचेज और ब्रोकन पीरियड का सेल दिया है। ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग में जाएगा तुम्हारा, ठीक है सर। फिर क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना। इन वैल्यूइंग स्टॉक फॉर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 22, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जब वैल्यू करने गया तब क्या हुआ? 4600 हैज बीन written off on certain stock which was of poor selling line। poor selling line मतलब ये abnormal goods है, having cost 13,800। तो भाई साहब ये लोग बोल रहा है कि 31 दिसंबर 22 का जो भी इनका क्लोजिंग स्टॉक था उसमें एक सामान था जिसका कॉस्ट हमारे लिए था 13,800। इसमें से ये लोग 4600 राइट ऑफ कर दिया था। 13,800 में से 4600 हटा दिया, मतलब इसको 9200 में वैल्यू किया था। मतलब ये जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसके अंदर 9200 वैल्यू का एबनॉर्मल आइटम घुसा हुआ है। पहला बात क्लियर, 9200, ठीक है। फिर बोलता है अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वर सोल्ड इन मार्च 23, अगले साल इसमें से एक पोर्शन सोल्ड कर रहे हैं। कब सोल्ड कर रहे हैं? मार्च में जाके मार्च 23 में सेल हो रहा है एक पोर्शन। मतलब ये जो सेल हुआ है अगले साल, मतलब ये ब्रोकन पीरियड के दौरान इस सेल में घुसा हुआ है, ये एबनॉर्मल आइटम का सेल। बोलता है एट ए लॉस ऑफ 500 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 6900। बोले इस सामान का ओरिजिनल कॉस्ट 6900 का था और इसमें लॉस हो गया था 500। मतलब कितने में बेचा इसको? 6400। तो एबनॉर्मल आइटम का एक हिस्सा हम ब्रोकन पीरियड में सेल किए 6400 में। मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं ये ब्रोकन पीरियड का जो सेल है ना, इसमें 6400 का सेल है, एबनॉर्मल आइटम का सेल है, ठीक है सर। और क्या बोल रहा है? फिर बोलता है द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक। सुनो ना, रिमाइंडर कितना बचा, जरा दिमाग लगाओ। हमारा टोटल कॉस्ट था 13,800, कॉस्ट का बात कर रहा हूं, 13,800 कॉस्ट का एबनॉर्मल आइटम था। इसमें से 6,900 कॉस्ट का माल हमने बेच दिया। 13,800 में से 6,900 बेच दिया,
तो जो बचा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 6,900 जो बचा हुआ है, अभी बचा हुआ, बिका नहीं है, बचा हुआ है। जिस दिन आग लगा था गोडाउन में उस दिन ये माल बचा हुआ था 6,900। अच्छा, बोलता है द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इज ओरिजिनल कॉस्ट। तो डेट ऑफ फायर के दिन मेरे पास एबनॉर्मल आइटम जो बचा हुआ है उसका वैल्यू आज ओरिजिनल कॉस्ट हो गया 6,900 ही हो गया है। बोलता है सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन, मतलब ऊपर में जो सामान का बात बोले एबनॉर्मल, इसको छोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट हैज रिमेन्ड यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर, इसको छोड़ के सारा माल नॉर्मल जीपी रेशियो में बिका है, यूनिफॉर्म रहा है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज, आग में कूद के जान को जोखिम में डाल के, ये क्वेश्चन कहां दिखा रहे हैं? क्वेश्चन भी देखना है क्या तुमको? अच्छा सॉरी मैं भूल गया था, क्वेश्चन भी देखना है, दिखाता हूं ये देखो देखो, मैं यहां पढ़ रहा था, बोल रहा था द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो जो बचा हुआ सामान है उसका वैल्यू कितना हो गया? ओरिजिनल कॉस्ट के बराबर 6,900। यहां तक तो क्लियर है। फिर बोला था सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन, इसको छोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट यूनिफॉर्म रहा है, मतलब इसको छोड़ के मेरा जीपी यूनिफॉर्म, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज 11,600, आग में कूद के जान को जोखिम में डाल के स्टॉक कितना बचा लिए? 11,600 का स्टॉक, स्टॉक सेव्ड, स्टॉक सैल्वेज्ड। पॉलिसी वैल्यू 1 लाख दे दिया, लो पॉलिसी वैल्यू दे दिया, एंड वो सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम लॉस बाय फायर, बोले निकाल के बताओ, ठीक है। सबसे पहले अपने को यूनिफॉर्म जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके लिए पहले पिछले साल का ट्रेडिंग पीएल बनाना पड़ेगा। ये सब मत करना, ये सब तो आपके समझने के लिए किया। तो हम लोग पहले ट्रेडिंग एंड पीएल बना रहे, नहीं सिर्फ ट्रेडिंग बना रहे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। मेरा स्टाइल है मैं 3 कॉलम बना लेता हूं, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल का। नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल, इससे सम सॉल्विंग इजी हो जाता है। आप लोग मेरे साथ अगर पढ़ रखे तो आप लोग यही सिस्टम में किए होंगे। मेरे को चीजों को डिफिकल्ट बनाना पसंद नहीं है, आसान तरीका से करेंगे। डिफिकल्ट तरीका भी है, आप कर सकते हैं, वैसे मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। डेबिट, क्रेडिट, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। बैठाया? क्या करने का है? नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। चलो बैठाते। ओपनिंग स्टॉक है 147, पहले नॉर्मली बैठा लो सब कुछ। टू ओपनिंग स्टॉक, टोटल कॉलम में बैठाओ सब, 147 ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद यह परचेज है 796, टू परचेज 796, सेल है 974 का, बाई सेल 974। ऐसा सम क्लास में कितना कराया हुआ है बोल तो? क्लोजिंग स्टॉक है 159,200, क्लोजिंग स्टॉक 159,200। पहले जो दिया हुआ पिछले साल का बढ़ा लिया भैया। अब इसमें चुन चुन के निकालेंगे क्या? एबनॉर्मल आइटम कहां से, जहां जहां घुसा है वहां से। तो ये लोग बोला था कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है ना पिछले साल का, उसमें 9200 एबनॉर्मल आइटम घुसा हुआ है। तो मैं बोल रहा हूं ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें 92 एबनॉर्मल है, तो 159,200 में 9,200 अगर एबनॉर्मल है तो बाकी 150 नॉर्मल है। अगर क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ इस साल के तो खरीदे भी तो होंगे, खरीदे होंगे तो कहां घुसा होगा? परचेज में। परचेज तो किए होंगे कॉस्ट में, और इस एबनॉर्मल आइटम का कॉस्ट कितना था? 13,800। तो हम लोग बोल रहे हैं जो परचेज किए होंगे ना, इसमें से 13,800 एबनॉर्मल आइटम का परचेज है, 796 माइनस 13,800, तो बाकी नॉर्मल आइटम का परचेज है
780 टू 200। एक बच्चा बोला भैया आप अज्यूम किए कि ये माल परचेज में था, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक में अज्यूम कर लूं ओपनिंग में था तो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा। किंतु अब ओपनिंग में तो कुछ एबनॉर्मल बोला नहीं है, तो पूरा 147 नॉर्मल है, सेल में भी कुछ एबनॉर्मल है नहीं, 974 नॉर्मल। अरे भैया एबनॉर्मल गुड्स का सेल बोला तो था। अरे मुन्ना वो तो अगले साल सेल हुआ है ना, ब्रोकिंग पीरियड में, यहां तो नहीं हुआ ना। अच्छा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, मैं शॉर्ट में जीपी लिख रहा हूं, अब तुम पूरा पूरा अपना लिख लो। मैं नॉर्मल और टोटल कॉलम का जीपी निकालूंगा, एबनॉर्मल कॉलम का जरूरत नहीं है। किसी को मन है तो निकाल के बैठ जाओ, किंतु जरूरत नहीं है। $974 प्लस 159 200 माइनस 147 माइनस 796 1,90,200। 974 प्लस 150 माइनस 147 माइनस 782 200 194,800। एक बच्चा चिल्ला रहा भैया आपका एबनॉर्मल कॉलम टैली नहीं कर रहा है, कितना डिफरेंस है देखो भैया 4600। वैसे कुछ नहीं लिखने से भी चलेगा, पर लिख लो बाई एबनॉर्मल आइटम रिटर्न ऑफ। अब मेरे को निकालना है यूनिफॉर्म जीपी रेशियो या नॉर्मल जीपी रेशियो बोल सकते, नॉर्मल जीपी रेशियो। इसके लिए नॉर्मल कॉलम का जीपी लेना चाहिए आपको, नॉर्मल जीपी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलम का सेल, नॉर्मल सेल इनटू 100। नॉर्मल जीपी था अपना 194,800, नॉर्मल सेल था 974, परसेंटेज के लिए इनटू 100, 194,800 डिवाइडेड बाय 974 इनटू 100, 20% आ रहा है। नॉर्मल जीपी रेशियो आपका 20% आ रहा है। बिना इस 20% के लिए सम में आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं। जो इतना दूर कर लिया आगे तो सम क्रैक कर ही लेगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं भैया। फिर क्या, फिर अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे। अब ट्रेडिंग हो गया, अब इसके नीचे मेमोरेंडम ट्रेडिंग सेम फॉर्मेट में बनाएंगे, बस मेमोरेंडम ट्रेडिंग होगा। तो लिखो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 23 तक का डेटा लिखो। चलो लिखो भाई, हाथ मत रोको, मैं तो बोलूंगा मेरे को पॉज करके बना लो फिर आगे देख लो। तो मैं वीडियो में रोकूंगा क्या फायदा होगा, वीडियो का लेंथ बड़ा होगा, तुमको लगेगा ज्यादा टाइम लग गया, टाइम तो लगना नहीं है। पिछले साल का जो क्लोजिंग है ना मुन्ना, यही इस साल का क्या बनेगा, ओपनिंग। इसको कॉपी पेस्ट कर दो एकदम, टू ओपनिंग स्टॉक 150 9,200 159,200 लिखा, ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब इधर परचेज बोला है 324 का, तो लिखो टू परचेज, टोटल कॉलम में लिख दो 324। फिर सेल भी आएगा, सेल बोला था 462 400, टोटल में लिखना 462 400। अब एबनॉर्मल आइटम चुन चुन के निकालेंगे। तो बोला था वो जो एबनॉर्मल आइटम है ना, ब्रोकिंग पीरियड में एक पोर्शन सेल कर दिया 6400, तो सेल में कितना जुड़ा हुआ है 6400। तो मैं बोल रहा हूं जो सेल है इसमें 6400 एक पोर्शन बेच दिए, ये एबनॉर्मल आइटम का सेल है, तो बाकी 456 नॉर्मल है। और जो बाकी बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा। क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल कितना है वो अभी नहीं पता,
किंतु एबनॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचेगा 6900, रिमेनिंग का कॉस्ट कितना है 6900, वैल्यूड एट ओरिजिनल कॉस्ट बोला था, तो भैया ये हो गया 6900। मतलब बोलना चाह रहे जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा ना उसमें एबनॉर्मल आइटम 6900 का बचा हुआ है। परचेज में कुछ एबनॉर्मल तो था नहीं, तो पूरा का पूरा 3,24,000 ही नॉर्मल था। हाँ भैया, फिर अब पहले जीपी बैठ निकाले, नॉर्मल सेल लो पहले 456, मल्टीप्लाई करो नॉर्मल जीपी रेशियो 20%, 91,200। अब इसके हेल्प से नॉर्मल कॉलम में क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। टोटल वोटल वो तुम्हारा जिम्मेदारी है, वो सब मैं नहीं भर रहा बैठ के, उसके लिए मेरे को मत बोलिएगा प्लीज प्लीज। तो क्लोजिंग स्टॉक में 1,09,200 नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक है, नॉर्मल, और एबनॉर्मल है 6,900, तो आपका टोटल क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1,16,100। तो जीपी नॉर्मल कॉलम सॉरी टोटल कॉलम का आएगा 95,300 बैलेंसिंग फिगर। समझ गया ना, ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, ये फिगर। पर काम का फिगर कौन सा जानते हो ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर जो कि है 116,100, 116,100 ये काम का फिगर है। अब स्टेप वाइज जाएंगे तो यहां तक तो हो गया सबका। अगला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस। सबसे पहले चाहिए क्लोजिंग स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये अभी निकाला 116,100। इसमें से माइनस करना होता है स्टॉक सेव्ड या स्टॉक सैल्वेज्ड। स्टॉक सेव्ड या स्टॉक सैल्वेज सम में दिया हुआ था 11,600, तो यहां पर आके आप लिखोगे 11,600, 116,100 माइनस 11,600 गया 1,04,500। ये आपका एक्चुअल लॉस है। अब वो एवरेज क्लॉज के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर 116 है 100, किंतु आपका पॉलिसी वैल्यू तो 1 लाख है, तो पॉलिसी वैल्यू कम है ना, तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। तो देखो सिंस पॉलिसी वैल्यू दैट इज 1 लाख is less than closing stock on the date of fire, that is 116,100. Therefore, average clause shall be applied. ये सब लिखना पड़ता है, अगर आप ये सब नोटिंग नहीं करके दिखाओगे तो मार्क्स नहीं मिलता, एग्जाम में काट लेगा। Therefore, net claim is equals to actual loss into policy value divided by closing stock on the rate of fire divided by closing stock on the date of fire। बस एक्चुअल लॉस अपना कितना था 1,04,500, पॉलिसी वैल्यू था 1 लाख, डिवाइड बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर 116,100। ₹90,008 आ रहा है, 90,008, 8 रुपीज 9 रुपीज जैसे राउंड ऑफ करना है। एक बच्चा बोल रहा है भैया 90,008.6 हो रहा है तो उसको 9 कर देना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, लो 90,009 फाइनल आंसर।
हो गया, 7 मार्क्स मिल गया। क्या ही डिफिकल्ट है पता नहीं, बेकार ही बच्चे बोल रहे हैं भैया डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है। सब क्या डिफिकल्ट है बताओ। बस फिनिश हो गया ये सब भाई। चलिए बच्चे, अब हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जून 2024 का क्वेश्चन 6B करेंगे। क्वेश्चन 6B है बच्चे, 6B। और ये क्वेश्चन आपका जो चैप्टर है ना इंश्योरेंस क्लेम, बहुत जन उसको फायर इंश्योरेंस क्लेम बोलते हैं, उसमें जो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वाला है ये वो वाला सम है। तो ये सब सम तो पूरा फॉर्मेट ओरिएंटेड है, इन द सेंस आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। वो स्टेप्स लगाओ और अपना आपका सॉल्व होना चालू हो जाएगा सम। एक काम करते हैं, पढ़ के सॉल्व करते हैं बच्चे। पढ़े तो सही एक बार, ड्राइंग वाइंग तो थोड़ा बनाए, नहीं समझा बात? हाँ ड्राइंग वाइंग तो थोड़ा बनाते हैं। क्या बोल रहा है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एसर्टेन कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्लेम। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्लेम मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का बात कर रहे हैं। बोलते फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च विथ सेल्स 25 लाख। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर मतलब 31st मार्च का बात कर रहा है, और बोलता है सेल कितना था, 25 लाख का दिया हुआ है सेल। अच्छा तो भैया कब हुआ फाइनेंशियल ईयर एंड? लास्ट ईयर हुआ होगा, उसका बता रहे हैं। आप लोगों को ड्राइंग याद है क्या? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में एक ड्राइंग बनाया जाता है। ये बीच का डिमार्केशन, ये मान लो ये मेरा करंट ईयर है, ये मेरा प्रीवियस ईयर है। देखो काम का चीज है, डेट ऑफ फायर 1 सितंबर, 1 सितंबर फॉलोइंग, मतलब ये 31 मार्च पिछले साल का बात कर रहा है। 1 सितंबर के बाद फॉलोइंग लिखा था, मतलब इस मार्च के बाद वाला, मतलब पिछले साल ये ईयर एंड हुआ था 31 मार्च को, और पिछले साल 25 लाख का सेल हुआ था, मतलब यहां से लेके यहां तक के बीच में। मतलब बेसिकली ये जो 25 लाख है ये सेल ऑफ प्रीवियस ईयर दिया हुआ था 25 लाख। आग लग गया है करंट ईयर में, यहां पर जाके 1 सितंबर को डेट ऑफ फायर है, DOF, डेट ऑफ फायर, आग लगने के दिन का डेट। ओके, पीरियड ऑफ इंटरप्शन 1 सितंबर टू 1 फरवरी नेक्स्ट ईयर। 1 सितंबर से लेके 1 फरवरी, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो लेंगे नहीं, 5 महीना का मेरा इंटरप्शन पीरियड है। इस दौरान जो भी सेल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं याद है? एक्चुअल सेल। सेम पीरियड बोलना, सेम पीरियड इन प्रीवियस ईयर अगर बात करें, सेम पीरियड इन प्रीवियस ईयर, इस दौरान जो भी सेल होता है उसको हम लोग नाम देते हैं स्टैंडर्ड सेल। समझ रहा है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां से लेके 19 से लेके पिछले साल का, और आग लगने के दिन तक का जो सेल होता है, याद है? इसको हम लोग नाम देते हैं एनुअल टर्नओवर। कुछ कुछ शायद याद हो, एनुअल टर्नओवर। बस ऐसे कुछ नाम, ये सब चीज जरूरी है, ये सब के बेसिस पे तो प्रॉफिट पॉलिसी घूमता है। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है। ये लोग बोलता है इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ्स का। हाँ ठीक है, मेरा तो 5 महीना का इंटरप्शन पीरियड है, कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट पिछले साल का बोल रहा है 275 है, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 3 लाख भी दे दिया। ठीक है, नेट प्रॉफिट इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस चाहिएगा ना IGPR निकालने के लिए, अरे वही इंश्योर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, GP रेशियो निकालने के लिए चाहिए। उसके बाद अलाउबल एडिशनल एक्सपेंस में भी चाहिए होता है ये सब। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दे दिए। ठीक है, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड मिलाकर टोटल स्टैंडिंग चार्जेस होता है, वो अलाउबल एडिशनल एक्सपेंस में चाहिएगा। सम इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी वैल्यू भी दे दिया 6,16,000 का, बहुत बढ़िया। वो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा कि नहीं होगा, एक बार चेक कर लेंगे। स्टैंडर्ड टर्नओवर फॉर करस्पॉन्डिंग मंथ,
दैट इज 1 सितंबर टू 1 फरवरी इन द ईयर प्रीसीडिंग द फायर। ये इसके करस्पॉन्डिंग पीरियड, मतलब ये स्टैंडर्ड सेल का बात कर रहे हैं, बोले 750 है। अच्छा, इस पीरियड का सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल का बात कर रहा है, 7,50,000 दिया है, ठीक है। फिर बोलता है टर्नओवर इन द पीरियड ऑफ इंटरप्शन 225, एक्चुअल सेल पीरियड ऑफ इंटरप्शन में एक्चुअल सेल 225 का है। एनुअल टर्नओवर दैट इज 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द फायर 28 लाख। आग लगने से ठीक 12 महीना पहले का सेल, ये देखो एनुअल टर्नओवर, ये बात कर रहा है। एनुअल टर्नओवर कितना दिया? 28 लाख। बाबा हमको तो इससे 80 निकालना पड़ता है ना, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, उसमें काम लगेगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 50,000, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस स्टेप 4 में आएगा। विथ सेविंग्स ऑफ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 14,000, सेविंग्स ऑफ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अरे हाँ, ये तो वो एक्चुअल लॉस निकालते वक्त माइनस करते हैं ना, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये वही है 14। रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू एडिशनल एक्सपेंस 150, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड भी दे दिया, मतलब एडिशनल एक्सपेंस करके मैं कितना एडिशनल सेल कर पाया। अरे वो अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंस का पॉइंट नंबर 3 में चाहिए होता है। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस स्टिपुलेटेड इंक्रीज इन टर्नओवर स्टैंडर्ड एंड एनुअल, ट्रेंड इन सेल 10% बोल दिया, और ट्रेंड इन जीपी भी बोल दिया 2%। बस अब अपने को क्लेम निकालना था। सारा फिगर्स अब आपके पास अवेलेबल है, ड्राइंग रेडी है। भैया ड्राइंग के एग्जाम में दिखाना पड़ता है? नहीं, ड्राइंग दिखाना कोई कंपलसरी नहीं, पर कर लेने से क्या होता है ना, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाता है समय, बस और कुछ नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 चीज लिखना बहुत जरूरी होता है। एक तो सम स्टार्ट करने से पहले आप डेट ऑफ फायर लिखोगे देख के। भैया वो तो 1 सितंबर बोला है, ईयर नहीं बताया, ठीक है कोई बात नहीं। और एक इंडेमनिटी पीरियड देख के बताइए। भैया वो 6 मंथ्स था, हाँ तो 6 मंथ्स लिखिए, ठीक है। अब एक एक करके स्टेप नंबर 1, स्टेप वाइज सम सॉल्व करके तो इजी रहेगा। स्टेप नंबर 1 क्या? स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। सबसे पहले क्या लेंगे? स्टैंडर्ड सेल। अब आपके पास भी क्वेश्चन तो है ही, आप डाउनलोड तो कर ही लिए होंगे। ड्राइंग में भी दिखाई दे रहा है। स्टैंडर्ड सेल मेरा कितना है? 7,50,000। अपवर्ड ट्रेंड बोला था सेल में, तो प्लस ट्रेंड है @10%, तो 7,50,000 का 10% 75,000, टोटल हो जाएगा आपके लिए 8,25,000। इसको हम लोग एक्सपेक्टेड सेल बोलते हैं। बहुत जन इसे एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल भी बोल देते हैं। इसके साथ आपको कंपेयर करना पड़ता है एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल था हमारा 225, माइनस करें कितना बचा? 6 लाख। ये निकल गया शॉर्ट सेल। स्टेप बाय स्टेप बात करो, अपने आप आंसर निकल के आएगा। हमको पता है आप लोग सबको ये बहुत हैपोजिट वे में करते हैं, मेरा काम बहुत स्टेप्स में है बच्चे। उतना हैपोजिट वे में कौन याद रखेगा भाई? स्टेप 2, आप ये वाला चैप्टर को ना जो मैं स्टेप्स लिखा रहा हूं ना, इसे अगर मेरे से नहीं पढ़े हो, मैंने से पढ़ा तो पता ही होगा, नहीं तो यही स्टेप्स लगा दो, कभी भी गलती नहीं होगा। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड इंश्योर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एडजस्टेड IGPR। अब इतना बड़ा नाम हम बार बार नहीं लिखेंगे, यह है एडजस्टेड IGPR। पहले तो हमको IGBR चाहिए, बाद में एडजस्टेड IGPR निकालेंगे। तुम एग्जाम में पूरा लिखेगा एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस
divided by sale of previous year into 100. नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऊपर में था, दिखाता हूं मैं, 275 और 3 लाख, 275 और 3 लाख। अब वीडियो देख रहे हो, जरूरत पड़े तो पॉज कर लेना, लिखने के लिए अगर ज्यादा टाइम चाहिए मुन्ना, ठीक है ना। मैं बेकार में बहुत ज्यादा देर तक वेट करूंगा ना तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा खींच जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, डिवाइडेड बाय सेल ऑफ प्रीवियस ईयर, वो था 25 लाख। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100, 275 प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, परसेंटेज 23%। पर मुझे आईजीपीआर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एडजस्टेड आईजीपीआर, विच इज आईजीपीआर प्लस ट्रेंड इन जीपी। आपने आईजीपीआर अभी निकाला 23% प्लस इंक्रीज इन रेट ऑफ जीपी 2% था, ट्रेंड 2% था इसलिए प्लस बोला, डिक्रीज बोलता तो माइनस कर देते, तो करने से आ गया 25%। स्टेप 1 स्टेप 2 डन, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 डन। स्टेप 3, calculation of loss of profit, calculation of loss of profit, step 3। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसके लिए था शॉर्ट सेल जो आपने स्टेप 1 में निकाला, मल्टीप्लाइड बाय adjusted IGPR. Short sale was I think 6 lakh. Adjusted IGPR 25% है. Will it be 150? Just check it out. 150 है, ठीक है। हो गया। स्टेप 4, calculation of allowable additional expense, calculation of allowable additional expense, least of the following is allowable. नंबर ए, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस। अब इसमें ज्यादा कुछ समझाने का नहीं मुन्ना, ये स्टेप का खेला है, यहां पर बहुत ज्यादा मेरा लॉजिक समझाने का कुछ नहीं है, ये सब समझे। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस यहां दिया हुआ था, इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 50,000, एडिशनल एक्सपेंस 50,000। Point number 2, that is your actual additional expense multiplied by net profit of previous year plus insured standing charges divided by net profit of previous year plus total standing charges। ये वाला फॉर्मूला के जगह पर जो एडिशनल एक्सपेंस मैंने जो लिखा नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग, इसका एक अल्टरनेटिव तरीका भी है, दैट इज आईजीपी ऑन एटी। ऊपर में क्या ले सकते हैं, आईजीपी ऑन एटी डिवाइडेड बाई आईजीपी ऑन एटी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, वो भी ले सकते हैं, वो तरीका। आंसर हल्का सा डिफरेंस होता है पर दोनों आंसर राइट होता है, आप कोई भी लेके कर सकते हैं। तो मेरे से लड़ मत पड़ना कि भैया मेरे का तो वो मेथड आता है, तो कर लो, एक ही है, ठीक है ना। अभी यही कर रहे हैं तो यही वाला कॉपी कर लो आप एक बार, 50,000 इंटू
नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है? अभी तो नहीं लिखा था यार, यहीं पर लिखा भी था, ये तो 275 और इंश्योर्ड है 3 लाख, लिखने तो 275 प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट प्लस बोला टोटल स्टैंडिंग चार्ज। टोटल मतलब इंश्योर्ड 3 लाख, ये तो आएगा ही, प्लस अनइंश्योर्ड भी लेना पड़ेगा, और अनइंश्योर्ड बोला तो ये लोग 50,000 है, ये भी इसमें जुड़ेगा। बस सॉल्व तब आप कर ही लोगे यार, मेरे लिए कौन सा बैठे रहोगे। $46,000 आ रहा शायद। और तीसरा है रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टेड IGPR। रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड दिया हुआ था डायरेक्टली सब में, ये रहा 1,50,000। रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड 1,50,000, इसका 25%, 37,500 होना चाहिए, फिर भी देख लिया 37,500 ही आ रहा है। अब तीनों में से लीस्ट फिगर लेना मुन्ना, लीस्ट इज 37,500। एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन वगैरह मुन्ना चेक कर लो, नहीं तो रॉन्ग रह गया तो बाद में फिर माथा फोड़ी होगा। ठीक है, लिस्ट आ गया, ये था स्टेप 4। स्टेप 5, कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालना है? एक्चुअल लॉस पहले निकालना है। एक्चुअल लॉस में क्या चाहिए? लॉस ऑफ प्रॉफिट है, अलाउबल एडिशनल एक्सपेंस है, सेविंग्स इन इंश्योरेंस, हाँ ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ अलाउबल एडिशनल एक्सपेंस हो गया, एक्चुअल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस। इसके लिए लेना पड़ेगा सबसे पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट जो अपने स्टेप 3 में निकाला था 1,50,000 प्लस अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंस जो अपने स्टेप 4 में निकाला, लिस्ट फिगर 37,500, माइनस होता है इसमें से सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये दिया हुआ था सब में ना, कहां है? सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 14,000 दिया हुआ था। मेरे साथ क्लास में अगर तुम लोग किया तो कितना भयानक भयानक सम किया है ये लोग, देख कितना हलवा हलवा सम रहा है बोलते एग्जाम में, है ना। ये देखो 173,500, ये तुम्हारा एक्चुअल लॉस है। बस 2 स्टेप और है फिर खत्म हो जाएगा। 7 स्टेप का कहानी होता है इसलिए 7 मार्क्स होता है। स्टेप 5 के बाद स्टेप 6, कैलकुलेशन ऑफ GP ऑन AAT। इसका अच्छा नाम है इंश्योरेबल वैल्यू। जो नाम आपको पसंद है वो लिख लो। सबसे पहले चाहिए होता है इसके लिए एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर मतलब सेल ऑफ लास्ट 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर। आग लगने के ठीक 12 महीना पहले का सेल। डायग्राम में देखो मिल जाएगा, जिस दिन आग लगा था वहां से ठीक 12 महीना पहले का सेल, ये वाला 28 लाख। क्वेश्चन बार बार देखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से सब फटाफट मिल जाता है। इसमें सबसे पहले ट्रेंड इन सेल बोला था ना 10%, वो जोड़ो
तो 28 लाख का 10%, that is 2,80,000. 30,80,000. This is adjusted annual टर्नओवर. शॉर्ट में मैं इसको AAT बोलता हूं, पर मेरे को निकालना है इंश्योरेबल वैल्यू. और ये कैसे निकलता है? ये सिंपल है. AAT लीजिए मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टेड IGPR. अब देख रहे हो ये वाला जो सम है पूरा फॉर्मेट बेस्ड है. इसमें मैं कहीं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं. फॉर्मूला पता है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे. तो ये तो एकदम याद रखने का मुन्ना, एकदम याद रखने का, भूलना नहीं. हाँ, इंश्योरेबल वैल्यू निकालना है तो 30,80,000 इंटू 25%, 7,70,000. अब लास्ट टाइम में नेट क्लेम निकालना है. देखो ना, मेरा इंश्योरेबल वैल्यू तो 770 है. इसको पॉलिसी वैल्यू से कंपेयर करो. पॉलिसी वैल्यू कितना था? सम एश्योर्ड 616. लो, पॉलिसी वैल्यू कम है, अंडर इंश्योरेंस है, तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा. ये सब तो लिखना पड़ता है ना. स्टेप 7, स्टेप 7, कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम. Since insurable value, that is 7,70,000, is greater than policy value. Policy value कितना था? मैं भूल गया. 616 था ना. हाँ, 616. Hence, entity is underinsured. Therefore, average clause shall be applied. ये सब लिखना चाहिए, नहीं तो मार्क्स काट लेता कभी कभी ये लोग. Therefore, अब फॉर्मूला लिखो. नेट क्लेम इक्वल्स टू एक्चुअल लॉस multiplied by policy value divided by insurable value. एक्चुअल लॉस मेरा कितना था? अभी ऊपर में निकाला नहीं, 173,500. पॉलिसी वैल्यू 616 और इंश्योरेबल वैल्यू है 770. 173,500 you are 138,800. आंसर आ गया 138,800. 7 मार्क्स का था. अब देख लो टोटल 7 स्टेप 7 मार्क्स. मतलब स्टेप्स में लिखने का फायदा है, एक एक स्टेप राइट हो जाएगा, तुमको एक एक स्टेप का मार्क्स मिलते जाएगा. तुम खिचड़ी करके लिखेगा तो थोड़ा मार्क्स, स्टेप मार्क्स मिलने का चांस कम हो जाता है. अगर आपके आंसर स्टेप्स में है तो मार्क्स भी आपको स्टेप्स का मिल जाएगा. स्टेप्स में आप आंसरिंग करने का आदत नहीं सीखे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है. घबराइए नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है. पर आप देख लिया स्टेप्स, अब आप वैसे सॉल्व करो, क्या दिक्कत है? अब देख रहे हो कितना सुंदर से सॉल्व किया जा सकता है. खिचड़ी पकाने का जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये सम खत्म है, इजी सम था. CMA इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिसंबर 2024 का हम लोग अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6B. और ये क्वेश्चन जो है आपका जो चैप्टर है ना इंश्योरेंस क्लेम, फायर इंश्योरेंस क्लेम, उसमें जो पार्ट है ना लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, उसका दिया हुआ है. चलो करते हैं, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन देखो सर. क्वेश्चन, ऑन 10 December 24 फायर ऑकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ चंदू. चंदू के प्रेमाइसेस में आग लग गया. कब आग लगा? 10 दिसंबर को. अच्छा. ऑल द स्टॉक एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 28,800 वर डिस्ट्रॉयड.
इसको छोड़ के सब डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब ये स्टॉक सेव्ड है, सैल्वेज सेव्ड। चंदू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। अगर 100% स्टॉक है तो इसको 10% कम में यानी 90% में वैल्यू करता है। मतलब इनका जो भी स्टॉक वैल्यूएशन है ये लोग 90% में करके रखा है, अंडर वैल्यू करके रखा है, गलत है। तो हमको तो ठीक करना पड़ेगा, तो इसको हम 100% में लाके दिखाएंगे। ये मिल गया एडजस्टमेंट, काम का एडजस्टमेंट है ये काम का चीज बोला है। स्टॉक इंश्योर्ड 1 लाख बोल रहा है, 1 लाख का स्टॉक है, ठीक है भैया 1 लाख का है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertain द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉन्च बाय चंदू। भाई नेट क्लेम निकालने बोल रहा है। आग लगा कौन से साल में? 24 में। और देखो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 23, मतलब ये पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक दे रहा है। परचेज लेस रिटर्न 23-24, ये पिछले साल का परचेज, पिछले साल का सेल, पिछले साल का स्टॉक दिया। क्यों दिया है? वेरी गुड, जीपी रेशियो निकालने के लिए। पर ध्यान रहे ये जो स्टॉक दिया है ना, ये लोग 90% में दिया है, 10% कम करके इसको हमको ठीक करना पड़ेगा, 100% में लाना पड़ेगा। और देखो परचेज लेस रिटर्न 1 अप्रैल 24 से डेट ऑफ फायर, ब्रोकन पीरियड का ये सेल भी दे दिया। मेमोरेंडम ट्रेडिंग जो बनाओगे उसमें परचेज सेल उसका ये दे दिया, बस बोला करो सा। तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा पिछले साल का। तो भैया नाम था चंदू, चंदू ट्रेडिंग अकाउंट, पिछले साल का मैं ट्रेडिंग बना रहा हूं फॉर द ईयर एंडेड पिछले साल का था 31 मार्च 24। पिछले साल का ट्रेडिंग बना रहे हैं, जिसे जीपी निकलेगा उससे जीपी रेशियो निकालेंगे, फिर मेमोरेंडम बना लेंगे। ये रहा डेबिट साइड, ये रहा क्रेडिट साइड, ये रहा रुपीज। इतना मिनिमम तो एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं भी भरो तो चलेगा। सबसे पहले आ रहा है ओपनिंग स्टॉक, ये दिया 144, पर मैं 144 थोड़ी ना लिखूंगा, ये तो अंडर वैल्यू होके रखा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग 90%, तो डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100। स्टॉक को सही वैल्यू में लेके आना पड़ेगा, 1,60,000। इसके बाद दिया परचेज 560 का है, बढ़ा दो 2 परचेज 560। तुम लोग इतना अच्छा अच्छा सम कर रखा है और उसके बाद ये सब सम देता है तुम लोग को। सेल्स दे रखा है 8 लाख का, तुम लोग को तो खुश हो जाना चाहिए सब सम देख के। ऐसा सम अगर एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में आ गया, एग्जाम में आया हुआ सम है। बहुत सारा बच्चा जब हम लोग कराते हैं सब सामने बोलता है इतना इजी सम, देखो क्लोजिंग स्टॉक 90, बट 90 लिख मत देना, ये अंडर वैल्यू किया हुआ है, इंटू 100/90 करोगे, समझ में आ रहा है? 100/90 90% रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो 1 लाख। जीपी निकालो टू ग्रॉस प्रॉफिट, $8 लाख प्लस 1 लाख, 9 लाख माइनस 160 माइनस 560, 1,80,000। मेरे को जीपी रेशियो निकालना है। जीपी रेशियो कैसे निकालते पता भी है? जीपी बाई सेल इंटू 100। जीपी आपका निकल गया 1,80,000, सेल आपका है 8 लाख, परसेंटेज के लिए इंटू 100, ये आ रहा है 22.5%। जो आया है सही है यार, जो आया है वही सही है, एकदम सही। अब मेरे को बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 24 टू 10 दिसंबर 24। इस साल के स्टार्टिंग से लेके आग निकलेंगे के दिन तक का बना रहे, 1 अप्रैल से लेके डेट ऑफ फायर। डेबिट
क्रेडिट रुपीज रुपीज। सबसे पहले इस पीरियड का ओपनिंग स्टॉक चाहिए। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनेगा, पिछले साल का क्लोजिंग था 1 लाख, सही वैल्यू लेना, 90 मत ले लेना। फिर इस पीरियड का परचेज है 584, तो ठीक है, टू परचेज 584, समझ रहा है। इसके बाद सेल्स दिया 640, हो गया। अब हम जीपी निकाल लेंगे। जीपी 22.5% किसका, सेल का। तो सेल अगर 6,40,000 है, इसका 22.5% लगाओ। 640 का 22.5% यार है 1,44,000। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है यही ना निकालना था, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये बैलेंसिंग फिगर आराम से निकल सकता है। बैलेंस करके निकालो 188, 828, ये निकला क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अगला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम, है ना। गलत, एक्चुअल लॉस पहले निकालना पड़ता है गधेड़ा। कुछ भी बोलेंगे मान लेगा तुम लोग। लिखो कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले चाहिए क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अभी अभी निकाला है हाथों से 1,88,000। यहां से माइनस करना पड़ेगा स्टॉक सेव्ड, बचाया कितना मैंने। फर्स्ट लाइन में दिया हुआ था स्टॉक सेव था 28,800, 28,800 माइनस कर लीजिए, हमें मिलेगा एक्चुअल लॉस 188 माइनस 28,800, 159,200, 159,200। अब नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम। नेट क्लेम में पहले चेक करना पड़ेगा कहीं एवरेज क्लॉज अप्लाई तो नहीं होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर इज मोर देन पॉलिसी वैल्यू, तब तो एवरेज क्लॉज अप्लाई हो जाएगा। तो लिखो सिंस क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक कितना था डेट ऑफ फायर में 188, इज ग्रेटर देन, ज्यादा है ना किससे, पॉलिसी वैल्यू से। पॉलिसी वैल्यू फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ था स्टॉक वाज इंश्योर्ड फॉर 1 लाख। इसका मतलब मेरे को पॉलिसी लेना चाहिए था 1,88,000 का, पर मैंने लिया 1 लाख है। इट इंप्लाइज, नाम क्या था, चंदू बोला था ना, हाँ चंदू। इट इंप्लाइज चंदू इज अंडर इंश्योर्ड, therefore average clause shall be applied। मेरे हिसाब से तो आपको ये वाला फ्रेज लिखना पड़ेगा। ये सब नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर निकाला तो मार्क्स कटेगा स्टेप का। फिर फॉर्मूला लिख के दिखाना पड़ेगा, नेट क्लेम इक्वल्स टू एक्चुअल लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। एक्चुअल लॉस अभी निकाला था 159,200, पॉलिसी वैल्यू तो आपका 1 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर 188। ये फिगर होगा शायद 84,681। लिखो 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 84,681, राउंड ऑफ करके बोल रहा हूं। एक्चुअली यार 84,680.85 आ रहा है,
तो राउंड ऑफ कर दिया ना, अपर राउंड ऑफ, बस यही फाइनल आंसर, खत्म। कहा तुम लोग भयानक भयानक ये लॉस ऑफ स्टॉक का सम क्या, कहा ये पिद्दी सा सम दिया, पिद्दी सा, फिनिश है। सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिसंबर 2024 का अब मैं सॉल्व करने वाला हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8B। और ये जो क्वेश्चन है ना सर, ये पूरा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। हर चैप्टर से उठा के थोड़ा थोड़ा सा कुछ पूछ लिया, बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ लिया। तो चलो जल्दी से हम लोग भी इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, 5 पॉइंट है, तो एक एक नंबर का एक तो है, सीधा बात है। क्या बोल रहा है देखो, फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट इज अर्न्ड ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। कोई फिक्स एसेट सेल की है, उसमें प्रॉफिट आया है। व्हाट शुड बी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस प्रॉफिट। बोले इस प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। देखो नॉर्मली प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कहां जाता है, पीएल में जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ये होना चाहिए आंसर। अब यहां पर एक तो पॉइंट मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि आप मेरे से सहमत ना हो, आपका इंस्टीट्यूट इसका आंसर दिया है, पर मैं पर्सनली उस आंसर से सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक केस का आंसर है। फिर डायरेक्ट बोलेंगे, देखो मैं यहां पर नीचे ना कुछ लिखा हूं, आपके लिए आंसर्स लिख दिया हूं, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको बस सुनने पे कंसंट्रेट करना है, समझने पे। और अगर ये नोट्स चाहिए, हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा। बोला इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, हेंस इट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। भाई मैं इस आंसर से सहमत नहीं, ये आपका इंस्टीट्यूट का दिया हुआ आंसर है, मतलब कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जा सकता है, सुनो ना, अगर एसेट का जो सेल वैल्यू है ना, वो अगर उसके ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा हो जाए, तो ओरिजिनल कॉस्ट से जितना ज्यादा होता है ना, वो कैपिटल रिजर्व में जा सकता है। पर ये लोग आंसर में ही लिख दिया है, भैया हम क्या करें। तो अगर मैं होता ना, तो मैं तो बोलता कि भैया इसको पीएल अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तुम्हारे सिलेबस में है यस 10, तो जाना चाहिए। किंतु मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तुम यही आंसर लिख के आना कि इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तुम्हारा इंस्टीट्यूट का आंसर है, गलत है, मैं क्या करूं। अब अगले बार भी वो लोग जब एग्जामिनर को चेक करने के लिए देगा, यही आंसर देगा, और तुम अगर सही आंसर लिख के आए और एग्जामिनर ज्यादा बुद्धि नहीं लगाया, तो तुम्हारा कांड हो जाएगा ना। तो तुम रिस्क मत लेना, तुम यही आंसर लिख के आना कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा। मेरे को पता है मैं गलत बोल रहा हूँ, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, पर मार्क्स लेने के लिए करना पड़ेगा। मुझे बेकार में मार्क्स कट जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। इंस्टीट्यूट जो बोल रहा है कर लो, पर प्रैक्टिकल लाइफ में कोई पूछे तो बोल देना एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट शुड बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। इतना अकाउंटिंग किया है तुमने। नेक्स्ट, व्हाई इज द फुल कॉस्ट ऑफ एसेट नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल खरीदते उस साल पूरा एक्सपेंस क्यों नहीं मानते। इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जितना बेनिफिट डिराइव होता है करंट ईयर में, वो मेरा एक्सपेंस है, और जो बेनिफिट डिराइव नहीं हुआ उसको एसेट मान के बैलेंस शीट में लिखा जाता है। और ये काम होता है किस लिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के तहत। तो आप लिख सकते हैं कि इट इज ड्यू टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बस इतना ही रीजन है। रीजन क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ऑप्शन 2 क्या है, देखो, द कॉस्ट ऑफ एसेट इज स्प्रेड ओवर यूजफुल लाइफ and only current year's depreciation is treated as expense because of going concern concept। बस शॉर्ट में आंसर 1 नंबर का है ना, ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं। डू यू थिंक दैट कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। मैं बोलूंगा यस। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, एंटीसिपेटेड लॉसेस शैल बी प्रोवाइडेड बट एंटीसिपेटेड गेन शैल नॉट बी प्रोवाइडेड। तो अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लॉस प्रोवाइड करने का कोशिश करूं, प्रोविजन बनाऊंगा, तो अपना जो बुक्स में एसेट है वो हमेशा अंडर वैल्यूड दिखाई देगा, प्रॉफिट कम दिखाई देगा, जिसकी वजह से सीक्रेट रिजर्व बन जाता है। आंसर है ट्रू, इसके वजह से सीक्रेट रिजर्व बनता है। और भी अच्छे से बोले, अगर ज्यादा मार्क्स का होता ना, तो मैं बोलता कि ओवर एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म रिजल्ट्स इन सीक्रेट रिजर्व। समझा। देखो मैं यहां पर पढ़ा देता हूं, क्या लिखा है, इट इज ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज लोअर प्रॉफिट्स। अगर प्रोविजन बनाओगे तो प्रॉफिट कम जाएगा इन कंपैरिजन टू एक्चुअल प्रॉफिट, एंड बैलेंस शीट विल डिस्क्लोज अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। जो मैंने बोला, प्रोविजन बनाओगे तो एसेट कम हो जाएगा, एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। दिस टू इफेक्ट रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। इसकी वजह से सीक्रेट रिजर्व बनता है। ये सब क्वेश्चन देख के जाने से अच्छा रहेगा, आने का चांसेस बहुत हाई होता है एग्जाम में। पास्ट ईयर क्वेश्चन इसलिए तो सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट, goods worth 1 lakh were burnt by fire, good destroyed by fire, and insurance claim 70 has been accepted by company, insurance claim admitted. How will it be recorded in final accounts? Final accounts में क्या इफेक्ट होगा? ये तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट्स में मैं ये वाला लिखाता हूं आपको। 3 इफेक्ट होगा जब ट्रेडिंग बनाओगे ना। ट्रेडिंग में आप क्रेडिट साइड में लिख सकते हो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1 लाख, या फिर एक अल्टरनेटिव है, अगर ये नहीं करना चाहते तो आप जो परचेज लिखते हो याद करो, उसमें से गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1 लाख लेस करके दिखाओगे। ये नंबर 1। नंबर 2, पीएल अकाउंट जब बनाओगे तो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर नेट फिगर दिखाओगे कि 1 लाख डिस्ट्रॉय हुआ था, 70 का क्लेम मिल जाएगा, तो 30,000 नेट पीएल में चार्ज कर देगा। और तीसरा इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम 70,000 दिखाया जाएगा। 3 इफेक्ट है। ट्रेडिंग में परचेज से लेस कर दो, या फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखाओ, कोई भी एक लिख सकते हो, दोनों एक्सेप्टेड है। दूसरा, पीएल के डेबिट साइड में गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर नेट में 30 दिखाओगे, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में 70 दिखाओगे। देखो, 1 लाख विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग, 30,000 will be shown on debit side of PL account, and 70,000 will be shown on asset side of balance sheet। वही बात लिखा है, मैं आपको विजुअलाइज करा दिया, यहां पर लैंग्वेज में लिख दिया, समझ आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है जरा देखा जाए। बोल रहा है स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा? एक ही जो बोला है, द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा is calculated after deducting the provision for doubtful debt। हाँ, हम लोग डेटर लेते हैं, हम लोग का न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट जो होता है वो माइनस करते हैं, उसके ऊपर ना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालते हैं। एक्चुअली हम लोग जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालते हैं किसके लिए निकालते हैं? गुड डेटर्स के लिए, जो लोग प्रॉम्प्ट पेमेंट करेगा। जो लोग पेमेंट करेगा नहीं उसके लिए थोड़ी ना हम प्रोविजन बनाएंगे, सॉरी उसको थोड़ी ना डिस्काउंट देंगे। तो बस ट्रू लिखना है, ट्रू सही बोल रहा है। Discount will be allowed only to those debtors who will make prompt payment. Hence, provision for discount is calculated on good debtor arrived at after deducting the provision for doubtful debt। जो मैंने बोला वही है, क्लास में भी यही चिल्लाया बैठ के। देखो मेरे ख्याल से तो ये आसान 5 नंबर था ये पेपर में, इजी पिक। ठीक है, खत्म हो गया ये।